हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेकर आ गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज के क्लास के एजेंडा में हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे आइटरेशन, देन डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप को, उसके बाद हम पैटर्न देखेंगे किस किस टाइप का पैटर्न होता है और उनके बाद हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे सीक्वेंस जनरेशन को, उसके बाद हम टेलर सीरीज को देखेंगे, लास्ट में हम देखेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीका से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का ये सारा एजेंडा है जो कि इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइटरेशन। आइटरेशन को हम समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। आइटरेशन का मीनिंग क्या है कि रिपीटिंग ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रहता है, जो भी ब्लॉक के अंदर में लिखा हुआ रहता है कोड, इन सभी को रिपीट करना, तब तक रिपीट करना जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। सपोज दैट यहाँ पे इफ लगा हुआ है और यहाँ पे कोई कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन तब तक चलता रहेगा ये ब्लॉक ऑफ कोड जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो यही होता है आइटरेशन। आइटरेशन को ही लूप भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लूप को, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप, ठीक है। आई होप आपको पता होगा फॉर लूप। इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वाला सेक्शन आता है, देन हम सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं कि हमारा कंडीशन क्या होगा, यानी कि कहाँ तक चलेगा। और लास्ट में हम देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो देन उसके बाद हमारा ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हम तीन टाइप के यहाँ पे लूप को यूज कर सकते हैं। एक तो फॉर लूप है, उसके बाद हम वाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में डू वाइल लूप को, लेकिन सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे फॉर लूप को। कोई भी पैटर्न प्रोग्रामिंग होता है या नंबर सीरीज होता है, वहां पे सबसे ज्यादा फॉर लूप का ही यूज होता है, ठीक है। तो हम फॉर लूप का ही यूज करेंगे। ये थोड़ा इजी भी रहता है क्योंकि एक ही लाइन में आप देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन भी हो गया वेरिएबल का, कंडीशन भी लिखा गया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लिखा गया। बट अदर जो लूप है उसमें अलग अलग जगह लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम फॉर लूप को ज्यादा प्रीफर करते हैं यूज करना। आई होप आपको आइटरेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है नेस्टिंग। तो नेस्टिंग को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। ए लूप इनसाइड अनदर लूप, एक लूप जो है दूसरे लूप के अंदर में होगा, उसी को बोलेंगे नेस्टिंग। सपोज दैट एक हमारा यहाँ पर फॉर लूप है और i इक्वल टू 0 कुछ भी हम ले लेते हैं, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ये एक लूप है और इसके अंदर में कोई और लूप होगा। सपोज दैट ये j है, j को 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और j लेस देन इक्वल टू 5 है और j प्लस प्लस है, ठीक है। अब इसके अंदर में कुछ भी कोड लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आउटर लूप है, इसे बोलते हैं आउटर लूप, और ये है इनर लूप, ठीक है। तो इस तरह से एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो उसे बोलते हैं नेस्टिंग होना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फॉर लूप ही इस तरह से नेस्टेड हो सकता है, इसके अलावा भी हम जो भी स्टेटमेंट है उसको भी हम नेस्टेड लूप बना सकते हैं। या नहीं तो आप इफ को भी यूज कर सकते हो। इफ तो लूप नहीं है बट इफ स्टेटमेंट को भी आप एज ए नेस्टेड की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक इफ आ जाएगा, फिर यहाँ पे अंदर में भी एक इफ आ जाएगा, बीच में कुछ कंडीशन रहेगा यहाँ पे, फिर आप चाहते हो कि यहाँ पे भी कुछ इफ रहे तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, देन यहाँ पे ये वाला ब्लॉक बंद हो जाएगा और लास्ट में आउटर ब्लॉक बंद हो जाएगा। तो इस तरीका से आप किसी को भी इस तरह से नेस्टेड फॉर्म में लिख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। आप ये डिपेंड करता है कि लॉजिक पे आप किस तरह से लॉजिक बनाते हो, कौन सा स्टेटमेंट कौन सा लूप आप यूज कर पाते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेस्टेड लूप्स आर मेनली यूज फॉर मैट्रिक्स ऑपरेशन एंड प्रिंटिंग पैटर्न। नेस्टेड लूप यहाँ पे दिया हुआ भी है
कि मेनली जो है नेस्टेड लूप वो यूज होता है मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। हमें पता है कि मैट्रिक्स में जो है इस तरह से बनाना पड़ता है, एक तो रो होता है और कॉलम होता है। इधर से जो जाता है ये हुआ हमारा रो R1 R2, और ये जो है ये हमारा कॉलम हुआ C1 C2 C3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स बनता है। यदि सपोज दैट हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो वो हम टास्क जो भी उस टाइप का ऑपरेशन होगा वो हम नेस्टेड लूप के हेल्प से ही कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी पैटर्न प्रिंट करवाना हो तो वो भी हम नेस्टेड लूप के हेल्प से ही करेंगे। ठीक है, आगे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप देखोगे और खुद भी आप कर पाओगे। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन इन नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप जो है जैसे कि यही दोनों है तो इसका टोटल आइटरेशन कितना बार होगा, यानी कि कितना बार वो रिपीट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो ये इसका 5 है और यहाँ पे 5 है, ये 5 से लेस देन तक चलेगा। तो पहले आउटर जो लूप का जितना बार चलेगा वो मल्टीप्लाई इनर जितना बार चलेगा वो, तो दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन क्या होगा किसी भी नेस्टेड लूप का। होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा नेस्टिंग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है पैटर्न। तो पैटर्न क्रिएट करना रहता है, किसी भी टाइप का हो पैटर्न, उसके लिए हमें नेस्टेड लूप का ही यूज करना पड़ता है, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। और डिफरेंट टाइप का पैटर्न होता है, उसमें से सबसे पहला पैटर्न है स्टार पैटर्न। आप देखे भी होंगे इस टाइप से पैटर्न प्रिंट होते हुए स्टार वाला, तो इसे बोलते हैं हम स्टार पैटर्न। ठीक है, फिर होता है नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न भी होता है जैसे कि 1 हो गया, नेक्स्ट रो में 1 2 हो गया, फिर उससे नेक्स्ट में 1 2 3 हो गया, फिर उसके बाद रो में 1 2 3 4 हो गया। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होता है नंबर पैटर्न। फिर पिरामिड टाइप का होता है पैटर्न, फिर इन्वर्टेड पिरामिड होता है, फिर होलो स्पेस होता है। तो ये सारा पैटर्न है, तो इन सभी टाइप का पैटर्न का हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी टाइप का आप पैटर्न बनाना चाहते हो तो उस पैटर्न को बनाने के लिए तीन चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला है नंबर ऑफ रो, यानी कि रो कितना होगा। देन हमें प्रत्येक रो में कितना स्पेस चाहिए वो भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है कि कौन सा सिंबल या नंबर प्रत्येक रो में आप यूज करना चाहते हो, उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा भी आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा पैटर्न प्रोग्रामिंग के टाइम। ये तीन चीज तो बेसिक है, इसे तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक लूप चाहिए रो के लिए, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, लूप फॉर रो। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक लूप कॉलम के लिए भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉलम के लिए भी चाहिए लूप फॉर कॉलम। ठीक है, और लास्ट में आपको स्पेस चाहिए। ठीक है, स्पेस को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कब नेक्स्ट लाइन लेना है, कितना स्पेस देना है, इन चीजों को। ठीक है, तो इस टाइप से हम पैटर्न प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आगे हम प्रोग्रामिंग करेंगे भी। ठीक है, तो आई होप आपको पैटर्न कितने टाइप का होता है और किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है पैटर्न प्रोग्रामिंग के टाइम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। स्लाइड पे जनरेटिंग सीक्वेंस। तो सीक्वेंस किसी भी टाइप को आपको यदि क्रिएट करना है, जनरेट करना है, तो वो होगा आपको लूप यूज करके और दूसरा मैथमेटिकल फॉर्मूला। इन दोनों चीज को यूज करके आप किसी भी टाइप के सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हो। और किन किन टाइप का सीक्वेंस होता है तो वो देखते हैं। सबसे पहले एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर है फिबोनाची सीरीज, उसके बाद स्क्वायर नंबर वाला आता है, उसके बाद ट्रायंगुलर नंबर आता है, फिर इवन नंबर आता है, ओड नंबर आता है, क्यूब नंबर आता है। तो ये सारा टाइप्स है सीक्वेंस का, इन सभी टाइप का सीक्वेंस जनरेट हो सकता है। तो मे भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछ दे किसी भी टाइप का एपी का या जीपी का, कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए दे दे या एल्गोरिथम लिखने के लिए दे दे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और यदि आप प्रोग्रामिंग करते हो पैटर्न टाइप का, यदि आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हो, किसी हैकाथॉन में बैठ रहे हो, तो वहां पे भी इस टाइप का यदि आप प्रोग्रामिंग करके रखोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। स्लाइड पे है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, यानी कि एपी को। एपी क्या है, एक सीक्वेंस है जहां पे प्रत्येक टर्म जो है वो डिफर रहता है, यानी कि कुछ डिफरेंस रहता है उसके प्रीवियस टर्म से, और वो जो डिफरेंस होगा वो हर एक टर्म में फिक्स होगा।
फिक्स वैल्यू होता है वो हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ फॉर्मूला भी होता है। सबसे पहला होता है कि यदि nth टर्म हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, यदि आपको n टर्म का सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए है n/2 इंटू फिर बिग ब्रैकेट आएगा 2a प्लस n माइनस 1 फिर d। तो ये हमारा दो फार्मूला है, इसके हेल्प से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो हो सकता है आपको पूछ दे एग्जाम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एल्गोरिथम या प्रोग्राम भी पूछ दे, तो आप इन दोनों फार्मूला को याद रख सकते हो। फिलहाल तो हम एल्गोरिथम लिखते हैं और इसका प्रोग्राम जो है वो हम करेंगे बाद में, जब हम थोड़ा बहुत उसका सिंटैक्स वगैरह देख लेंगे किस तरह से प्रोग्राम करते हैं। देन आपको एक मिलेगा प्लेलिस्ट प्रोग्रामिंग वाला, उसमें हर एक टाइप का प्रोग्रामिंग आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो वहां पे जाकर के। तो एल्गोरिथम हम लिखते हैं इस एपी का, तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। एल्गोरिथम का हम रूल देख चुके हैं किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लिखेंगे, देन हम इनिशियलाइज करेंगे इनपुट के लिए क्या क्या हमें चाहिए वैल्यू वो करेंगे, ठीक है। तो इनपुट ले लेंगे, ठीक है। इनपुट में हम सबसे पहला एक तो फर्स्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगा और इसे हम a1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे d से, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो डिफिनेशन में। बाद हमें एक नंबर ऑफ टर्म भी लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, यानी कि उसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर हम तीसरा स्टेप लिखेंगे कि इनिशियलाइज कर देंगे एक टर्म में फर्स्ट वाले टर्म को, ठीक है। इनिशियलाइज एक टर्म लेंगे और इसमें a1 को, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो इस टर्म वेरिएबल में हम इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा फॉर लूप के लिए, और यहाँ पे एक हमें आई भी लेना पड़ेगा। आपको पता है कि फॉर लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल भी चाहिए, तो यहाँ पे आई ले लेंगे। अब ये कहां से कहां तक चलेगा, फ्रॉम 1 to n, ठीक है, 1 to n तक चलेगा। ये क्या करेगा, डू सबसे पहले प्रिंट कर देगा टर्म को, सबसे पहले प्रिंट करेगा टर्म को। देन ये टर्म जो भी प्रिंट हुआ उस टर्म में अपडेट भी करना रहेगा, तो उसे हम अपडेट करेंगे। टर्म इक्वल टू टर्म प्लस डी। ये जो टर्म है स्टार्टिंग में, इस टर्म में क्या है, फर्स्ट वाला टर्म, ठीक है, इसमें इनिशियलाइज है। अब जो कॉमन डिफरेंस है वो हर एक टर्म में, हमें पता है कि डिफिनेशन में ही हर एक टर्म में डी जितना वैल्यू रहेगा वो डिफरेंस रहेगा हर एक टर्म में, तो डी हम प्लस कर देंगे हर एक टर्म में। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा टर्म जो है नेक्स्ट टर्म अपडेटेड रहेगा और कॉमन वैल्यू से वो डिफरेंस भी रहेगा। तो इस तरह से हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। देन हम लास्ट में इसे एंड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एल्गोरिथम ऑफ एपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम प्रोग्राम भी बनाएंगे इसी तरह से, यही सेम लॉजिक लगेगा, बट वहां पे हम कोडिंग लिखते रहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। इस स्लाइड पे है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक टर्म जो है एक कांस्टेंट वैल्यू r से जो है मल्टीप्लाइड रहता है, ठीक है। उसी सीरीज को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है tn, यानी कि nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए a इंटू r पे पावर n माइनस 1, और ये n जो है नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म इन जीपी, ठीक है। जीपी का इसके साथ ही हम एल्गोरिथम भी देख लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। मे भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ दे, यदि नहीं भी पूछे तो आप लिख सकते हो। यदि एल्गोरिथम टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो जीपी का, ठीक है। यदि आपको एल्गोरिथम समझ में भी आया हुआ रहेगा तो आप प्रोग्राम भी बना सकते हो आसानी से। तो सब इसका हम लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, देन हम इनपुट लेंगे, ठीक है, इनपुट लेंगे और इसके लिए सबसे पहला एक फर्स्ट टर्म के लिए लेना पड़ेगा इनपुट, फर्स्ट टर्म, और इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं a1 से। हमें एक कॉमन रेशियो चाहिए जिससे मल्टीप्लाई होता रहेगा हर एक टर्म, कॉमन रेशियो
जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक लेंगे नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, इसे एन से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम सेट कर लेंगे टर्म को फर्स्ट टर्म से, ठीक है। इस तरह से इनिशियलाइज कर देंगे, हम सेट कर लेंगे। फोर्थ हम जो है लूप चलाएंगे, फॉर लूप, और इसको चलाने के लिए एक आई नाम का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। और ये चलेगा कहां से कहां तक, तो फ्रॉम 1 टू n यहां तक चलेगा, ठीक है। और ये प्रिंट करेगा सबसे पहले टर्म को, प्रिंट फर्स्ट टर्म, यानी कि जो भी स्टोर रहेगा इस टर्म में, ये a1 है तो ये प्रिंट होगा। नेक्स्ट ये टर्म को अपडेट भी करेगा, तो वो कैसे करेगा, टर्म इजकल टू टर्म इनटू आर, जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उसे ये अपडेट कर देगा, और लास्ट में ये जो है इंड हो जाएगा। तो ये हमारा है एल्गोरिथम ऑफ जीपी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे फिबोनाची सीरीज को समझेंगे हम पहला पॉइंट के हेल्प से। फिबोनाची सीरीज क्या है कि एक स्पेशल टाइप का सीरीज है जो कि स्टार्ट होता है 0 और 1 से, और इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो नेक्स्ट टर्म मिलता है प्रीवियस दो टर्म को सम करके। यदि हम इन दोनों टर्म को हम ऐड करेंगे तब जाकर के हमारा नेक्स्ट टर्म मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। फिर प्रीवियस जो टर्म है ये दोनों, इन दोनों को सम करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगा। फिर प्रीवियस जो टर्म है उन दोनों को सम करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिलेगा। फिर प्रीवियस दो टर्म को यदि ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो इस तरीका से जो हमारा सीरीज मिलता है उस सीरीज को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। आई होप आपको फिबोनाची सीरीज समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एल्गोरिथम भी हम डिस्कस कर लेते हैं फिबोनाची सीरीज का। तो मे भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में कभी पूछ दे फिबोनाची सीरीज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एल्गोरिथम में स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर लिए। फिर हम नंबर ऑफ टर्म पूछेंगे, इनपुट में लेंगे नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितना टर्म तक आप ये सीरीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, कितना नंबर ऑफ टर्म तक आप प्रिंट करना चाहते हैं फिबोनाची सीरीज को, ठीक है। यहां से हमारा इनपुट में आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म, ये इनको हम n से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे, इसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहला जो फर्स्ट टर्म जो हमारा है उनको f1 ले लेते हैं, इनका फर्स्ट टर्म को 0 से करेंगे, और सेकेंड टर्म जो है उसे भी इनिशियलाइज करेंगे और इसे 1 से करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों टर्म को हम इनिशियलाइज कर लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि हम चेक करेंगे क्या हमारा जो नंबर ऑफ टर्म है वो 1 के बराबर या 1 से ग्रेटर देन है। ये 1 के बराबर या 1 से ग्रेटर देन है, तब जो है ये प्रिंट कर देगा हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि f1 को प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, चेक करेंगे हम क्या हमारा सेकेंड टर्म जो है वो 2 से ग्रेटर देन है। तो यदि है तो ये सेकेंड टर्म को भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप। इसके लिए हमें एक आई वेरिएबल लेना पड़ेगा, और ये आई जो है ये कहां से चलेगा, ये चलेगा 3 से। कब तक, तो n तक चलेगा, ठीक है। ये 3 से क्यों चल रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पे हम चला चुके हैं और सेकेंड वाला भी हम चला चुके हैं, यहाँ पे प्रिंट कर चुके हैं। फर्स्ट जो 0 है और सेकेंड जो 1 है, ये दोनों वैल्यू प्रिंट होगा ही होगा, तभी जाकर के ये फिबोनाची सीरीज हमारा बन पाएगा। और इसीलिए हम तीसरा से थर्ड वाले वैल्यू से हम चलाएंगे लूप को, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो और सेकेंड टर्म दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करेंगे नेक्स्ट टर्म को। देन उसके बाद हमें अपडेट भी करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकेंड टर्म को, तो फिर हम अपडेट करेंगे, अपडेट कर देंगे। फर्स्ट में सेकेंड को स्टोर करा देंगे और सेकेंड में हम नेक्स्ट को स्टोर करा देंगे। तो इस तरीका से हमारा अपडेट भी हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट
जो आएगा स्टेप उसमें इंड हो जाएगा हमारा एल्गोरिथम फिबोनाची सीरीज का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक एक स्टेप। आप ये लिख सकते हो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप से स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप है ये, इसमें 7 स्टेप चलेगा फिबोनाची सीरीज का एल्गोरिथम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर को हम समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। ट्रायंगुलर नंबर में क्या होता है कि प्रत्येक टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक ट्रायंगल को डॉट के साथ। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी होता है, इस फार्मूला के हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से जो nth होगा वो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, इसके हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम एल्गोरिथम को भी डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगुलर नंबर का। तो मे भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ दे, नहीं भी पूछे तो आना चाहिए। ठीक है, अच्छा टॉपिक है एल्गोरिथम में। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट कर लिए, देन सेकेंड स्टेप में हम उसका इनपुट ले लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही इनपुट का जरूरत है n का, तो हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे n। ठीक है, देन हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, आई लेना पड़ेगा लूप चलाने के लिए, और ये कहाँ से चलेगा, ये चलेगा 1 से कहाँ तक, तो n तक चलता रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद हम जो टर्म जो फाइंड आउट करेंगे वो टर्म निकलेगा i इंटू आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारा प्रत्येक टर्म निकल जाएगा। ठीक है, देन हम प्रिंट कर देंगे टर्म को। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा, यहां से हमारा फॉर लूप इंड हो जाएगा, यानी कि हमारा एल्गोरिथम भी इंड हो जाएगा इसके साथ ही। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर का एल्गोरिथम हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। इस स्लाइड पे अदर सीक्वेंस, यानी कि जो भी हमारा मेन सीक्वेंस था वो तो डिस्कस कर ही चुके हैं, उसके अलावा भी कुछ सीक्वेंस है, जैसे कि इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, स्क्वायर नंबर हो गया, क्यूब नंबर हो गया, तो ये भी एक तरह का सीक्वेंस ही है। अब इवन नंबर का कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें टर्म 2 इंटू आई करना पड़ेगा। टर्म के लिए, प्रत्येक टर्म के लिए 2 इंटू आई करेंगे। यदि आई का वैल्यू 1 है और एक एक इंक्रीज होते जाएगा, तो इस तरीका से हमें मिलता जाएगा उसका सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट यदि ओड नंबर का बात करें, तो ओड नंबर के लिए हमें प्रत्येक टर्म को फाइंड आउट करने के लिए ये लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा, देन जाके हमें 1, 3, 5, 7 इस तरीका से ओड नंबर का सीरीज हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर के लिए प्रत्येक टर्म फाइंड आउट करने के लिए आई का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि आई इंटू आई, इस तरीका से देन जाकर के हमारा टर्म मिलेगा, और वो इस तरीका से 1, 4, 9, 16 इस तरीका से हमें टर्म मिलते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूब नंबर। क्यूब के लिए हमें इस तरह से आई का क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि आई इंटू आई, इस तरीका से हम करेंगे, देन जाकर के हमें टर्म मिलता जाएगा, और वो टर्म 1, 8, 27 और 64 इस तरीका से सीरीज में आते जाएगा। तो इसके अलावा भी सीक्वेंस है, ये सारा का सारा सीक्वेंस का भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज को हम सबसे पहले समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। टेलर सीरीज क्या है, एक मैथमेटिकल मेथड है जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को, और वो करता है इनफिनाइट पोलिनोमियल के फॉर्म में, यानी कि बहुत सारा टर्म है और वो टर्म को नॉर्मली कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो उस टाइप के टर्म को, उस टाइप के सीरीज को हम सोल्व करते हैं टेलर सीरीज के हेल्प से। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ ये जो है देता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है किसी भी फंक्शन का, ये अप्रोक्स वैल्यू देता है, और ये ज्यादातर यूज होता है प्रोग्रामिंग में और कैलकुलेटर में। ठीक है, टेलर सीरीज में 3 सीरीज दिया हुआ है, जो कि आपके सिलेबस में है। उसमें से सबसे पहला है, एक है e पे पावर x वाला, एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, तो इसका आता है सीरीज 1 प्लस x पे पावर 1, तो 1 का फैक्टोरियल प्लस x का स्क्वायर, तो फिर 2 का फैक्टोरियल प्लस x का क्यूब प्लस 3 का फैक्टोरियल। तो ये इस तरीका से आगे चलता रहता है। ठीक है, लास्ट में आ जाता है x पे पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। तो इस टाइप से सीरीज हमें एक मिलता है। ठीक है, टेलर सीरीज के हेल्प से। नेक्स्ट होता है साइन x। ठीक है, साइन x में क्या होगा कि x आएगा सबसे पहले,
उसके बाद x का क्यूब आएगा, x का क्यूब आएगा और क्यूब का ही फैक्टोरियल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, x पे पावर 5 रहेगा और 5 का फैक्टोरियल करेंगे, फिर माइनस आएगा, फिर x पे पावर 7 और 7 का फैक्टोरियल, फिर प्लस आएगा। तो ये इस तरीका से सीरीज आगे चलता रहता है, ठीक है, ये इन्फिनिट तक जाते रहेगा। तो इस टाइप से हम साइन x का फाइंड आउट कर लेंगे सीरीज। और नेक्स्ट होता है कोस x का, इसमें 1 माइनस x का स्क्वायर, फिर नीचे में डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल आता है, फिर प्लस x पे पावर 4, फिर 4 का फैक्टोरियल, फिर माइनस x पे पावर 6, फिर 6 का फैक्टोरियल, फिर प्लस, इस तरीका से ये आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये हमें 3 दिया हुआ है सीरीज, जो कि टेलर सीरीज के हेल्प से आया हुआ है। तो इस तीनों सीरीज का हम आगे जाकर के प्रोग्रामिंग भी करेंगे, तो आपको मिलेगा प्रोग्रामिंग वाले प्लेलिस्ट में सारा प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा टेलर सीरीज और उनके हेल्प से जो भी हमारे सिलेबस में है, यानी कि ई पावर एक्स एक्सपोनेंस वाला और साइन वाला और कोस वाला, तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन को हम समझते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन को समझते पहले हम डेटा समझते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा क्या है कि रॉ मटेरियल है एक इंफॉर्मेशन का। इसे हम इस तरीका से लिख सकते हैं, डेटा इज ए रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का जो है ये रॉ मटेरियल होता है डेटा। अब इसे हम बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि ये जो है मीनिंगलेस भी होता है। मीनिंगलेस, ये जो है मीनिंगलेस होता है, यानी कि इसका कंप्लीटली मीनिंग नहीं पता चलता है। कि यदि हम एग्जांपल का बात करें, सपोज दैट कि मेरा नाम है अमितेश, ठीक है, तो ये एज ए डेटा की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है, बट इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा। क्या अमितेश, कौन अमितेश, कुछ पता नहीं चल रहा है। बट यही ये इंफॉर्मेशन में यदि ट्रांसफ़र हो जाए तो इससे हमें पता चलेगा कि मीनिंग, यानी कि आपको शायद पता हो या ना हो, डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। डेटा जो है मीनिंगलेस होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होता है। इन्फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। यहीं पे यदि हम देख ले एग्जांपल कि अमितेश एक डेटा है, यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। यदि हम इन्फॉर्मेशन का बात करें तो यहाँ पे हो सकता है कि अमितेश इज टीचर, ठीक है। इस तरीक़ा से हमें ये पता चल रहा है कि अमितेश क्या है कि एक टीचर है, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जबकि यहाँ पे डेटा में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, जबकि यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इन्फॉर्मेशन और डेटा में, ठीक है। तो डेटा को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम दो तरीका से करते हैं, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन, एक तो होता है स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, एक अनस्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर डेटा रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट होता है अनस्ट्रक्चर डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीका से दो है हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। अब स्ट्रक्चर डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है वो टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और वो यूज करता है रो और कॉलम को, यानी कि इसको रिक्वायरमेंट है रो का भी कॉलम को भी, दोनों का रिक्वायरमेंट है। और ये किस फॉर्म में करता है? ये करता है टेबल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में करता है, टेबल के फॉर्म में ये स्टोर करता है डेटा को, ठीक है। देन जो है एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि डेटाबेस है, डेटाबेस का ही यदि हम बात करें
तो ये एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। आप आगे जाकर के डेटाबेस पढ़ोगे, आपके सिलेबस में है ये चीज़, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो डेटाबेस ये एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। जबकि अनस्ट्रक्चर जो है इसमें रो और कॉलम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये जो स्टोर करता है वो एक फाइल के फॉर्मेट में करता है, एक फाइल के फॉर्मेट में करता है, ठीक है। और यदि एग्जाम्पल का बात करें, जैसे कि इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये सारा जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, ठीक है। आप समझ सकते हो कि ये दो तरीका है हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट करने का, एक तो स्ट्रक्चर डेटा रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन है। तो स्ट्रक्चर में रो और कॉलम का रिक्वायरमेंट रहता है, जबकि इसमें नहीं रिक्वायरमेंट रहता है, और ये टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और ये फाइल के फॉर्म में करता है, और ये डेटाबेस एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर इमेज, वीडियो, ऑडियो जो भी है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन का सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा इन रियल वर्ल्ड, यानी कि रियल वर्ल्ड, ये जो दुनिया है हमारा, इसमें किस किस टाइप का डेटा अवेलेबल है, कितने टाइप का होता है, उन चीज़ों को हम समझेंगे इस स्लाइड पे, ठीक है। यदि हम रियल वर्ल्ड का बात करें तो हम डील करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, जैसे कि नंबर हो गया, नेम हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इन सभी के साथ हम डील करते हैं। ये सारा का सारा डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल है हमारे दुनिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर जो है रियल वर्ल्ड में जो भी डेटा अवेलेबल है उसे डायरेक्टली वो नहीं स्टोर कर सकता है, ठीक है। हमें पता है कि कोई भी डेटा को यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे, स्टोर करेंगे कंप्यूटर में, तो वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होगा, यानी कि बाइनरी नंबर के फॉर्म में होगा। यदि आपको एग्जाम में आए तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है इस रियल वर्ल्ड दुनिया में, उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से, डिफरेंट, इस तरीक़ा से आप लिखना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, इस तरीक़ा से आप एक हेडिंग बना देना और फिर इसका टाइप से लिखते जाना नीचे में, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा नंबर, नंबर भी एक टाइप का डेटा ही है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसका टेक्स्ट हो गया या स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, या कैरेक्टर हो गया, इस टाइप से आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। या टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या इमेज हो गया। इस तरीक़ा से आप डिफरेंट टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में भी यदि आ जाए तो इस तरीक़ा से आप रिप्रेजेंट कर देना, फिर एक एक करके हेडिंग देना, नंबर बनाना, नंबर का हेडिंग देना, ठीक है। फिर उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट जो भी हो वो लिखते जाना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे है नंबर। तो नंबर को समझते हैं किस तरीका से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बीट पैटर्न का यूज करना पड़ता है, ठीक है। बीट पैटर्न कहने का मतलब है कि बाइनरी नंबर 0-1 के फॉर्म में, 0-1 इस तरीका से कोई भी नंबर है उसे हम 0-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नंबर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो न्यूमेरिक डेटा है, दूसरा कैरेक्टर डेटा है। तो पहले हम न्यूमेरिक डेटा को समझते हैं। न्यूमेरिक डेटा क्या है कि ये नंबर को कंसिस्ट करके रखता है, इसमें जो है नंबर ही रहता है, और वो नंबर जो है यूज होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने में, ठीक है। यानी कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इस टाइप के टास्क परफॉर्म करवाना हो तो वो परफॉर्म करवाते हैं हम न्यूमेरिक डेटा पे, ठीक है। और ये न्यूमेरिक डेटा भी दो टाइप का होता है, एक तो इंटीजर नंबर होता है, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। इंटीजर नंबर क्या है आपको शायद पता भी होगा कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर। अब देख सकते हो कि ये 1, 2, -5, 10 ये सब एग्जांपल है इंटीजर नंबर का ही, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि डेसिमल वाला नंबर। जिस नंबर में ये डेसिमल लगा रहेगा उसे बोलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिप्रेजेंट किया गया है। अब नेक्स्ट है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मेमोरी किस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। पहला है ये जो स्टोर होगा बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करके होगा, दूसरा जो है इंटीजर्स यदि वो यूज करेगा 2 कंप्लीमेंट फॉर्मेट को, और फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो स्टोर होगा यूजिंग IEEE 754 फॉर्मेट को यूज करके, ठीक है। तो आगे जाकर हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है कैरेक्टर डेटा, यानी कि कैरेक्टर डेटा जो है ये एस्काई और यूनिकोड में ही स्टोर होता है। आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो कि जैसे कि हैच हो गया, ये भी एक तरीका से कैरेक्टर है, @ हो गया या ए हो गया, कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो, या स्टार हो गया, etc। ये सब कुछ जो है कैरेक्टर डेटा में ही आता है, ठीक है। अब इसी में एक टेक्स्ट या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है आगे जाकर के आप पढ़ोगे भी स्ट्रिंग को, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे कि आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। तो एक ये भी डेटा होता है टेक्स्ट और स्ट्रिंग टाइप का। पहला पॉइंट में ए स्ट्रिंग इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर है, यानी कि अल्फ़ाबेट ABCD जो भी कैरेक्टर है उसका जो सीक्वेंस होता है उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये स्टोर कैसे होता है, एस्काई और यूनिकोड के वैल्यू के सीरीज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्स विथ ए नल कैरेक्टर। सी लैंग्वेज में जो है नल कैरेक्टर के हेल्प से स्ट्रिंग इंड होता है, खत्म होता है, और वो इस तरीका से लिखाता है, ठीक है। ये बैकवर्ड स्लैश है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी डेटा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे इमेज डेटा। इमेज डेटा को समझते हैं। इमेज डेटा जो है दो चीज़ को यूज करके रिप्रेजेंट करता है, एक तो पिक्सल को, ठीक है, जो कि बहुत छोटे छोटे डॉट इस तरीका से होता है, ठीक है, किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा होता है ईच पिक्सल स्टोर्स RGB वैल्यू। प्रत्येक पिक्सल जो है वो RGB, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और V फॉर ब्लू। तो इन तीनों कलर को यूज करके ये प्रत्येक पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है। यदि ज़्यादा पिक्सल यूज है तो उसका हाई रिजोल्यूशन होगा, उसका क्वालिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा और वो मेमोरी भी उतना ही ज़्यादा स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ आप देख सकते हो कि कोई एक इमेज है जिसका 44 बिट है, ठीक है, उसमें से 8 बिट जो है R को मिलेगा यानी कि रेड को, और 8 बिट ग्रीन को मिलेगा और 8 बिट ब्लू को मिलेगा। तो इस तरीका से इमेज रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब इमेज में कुछ फॉर्मेट होता है, ज़्यादातर कौन कौन सा फॉर्मेट यूज होता है इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें से सबसे पहला है TIFF यानी कि टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, और इसका एक्सटेंशन होता है .TIF, और दूसरा भी एक्सटेंशन होता है .TIFF, ठीक है। नेक्स्ट है JPEG, ये आप सुने भी होंगे, अक्सर इसी फॉर्मेट में हमारा इमेज रहता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, और इसका एक्सटेंशन होता है .JPG, और दूसरा होता है .JPEG, ठीक है। ये दो एक्सटेंशन यूज होता है। नेक्स्ट है PNG भी आप नाम सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और इसका जो एक्सटेंशन है वो होता है .PNG, ठीक है। लास्ट है GIF, ये भी आप व्हाट्सएप पे ज़्यादातर देखते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और इसका एक्सटेंशन होता है .GIF। तो ये सब भी आप याद रख सकते हो सकता है आपको एग्जाम में इनमें से किसी का फुल फॉर्म पूछ दे तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे ऑडियो डाटा। तो ऑडियो डाटा को हम समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। ऑडियो क्या है, एक साउंड वेव है जो कि कन्वर्ट होता है डिजिटल सिग्नल में बाय सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग के द्वारा ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीका से वेव रहता है, ठीक है। ये जो साउंड वेव है ये कन्वर्ट होगा हमारा डिजिटल सिग्नल में, किसके द्वारा, तो सैम्पलिंग के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो पहला है इसमें पॉइंट कि साउंड जो है रिकॉर्ड होता है 1000 ऑफ सैंपल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 1000 हजारों सैंपल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, एक साउंड में। और प्रत्येक सैंपल जो है वो बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, यानी कि 0 1 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिस तरीका से हमारा इमेज का डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट होता है उसी तरीका से ऑडियो का भी होता है। उनमें से सबसे पहला है MP3, आप सुने भी होंगे MP3। नेक्स्ट है WMA, इसका फुल फॉर्म होता है विंडोज मीडिया ऑडियो। नेक्स्ट होता है FLAC, इसका फुल फॉर्म है फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड्स, ठीक है। और लास्ट है MIDI, इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये सारा हमारे पास फॉर्मेट है ऑडियो का, तो आप इनका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हो
मे भी हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर का जो वेरी शॉर्ट होता है उनमें भी आपको 4-5 यही पूछ दे फुल फॉर्म, तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ऑडियो डेटा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे वीडियो डेटा। तो वीडियो डेटा को भी समझते हैं। पहला पॉइंट में रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग, जो इमेज का और मूवीज का जो ब्रॉडकास्टिंग होता है या रिकॉर्डिंग होता है वही रेफर होता है वीडियो में। यानी कि यदि आप इमेज को एक स्पीड में चलाएं तो वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा है कि वीडियो जो है वो इमेज प्लस ऑडियो से बनता है। यदि किसी इमेज में आप ऑडियो डाल दिए तो वो एज ए वीडियो की तरह काम करेगा। आप एग्जांपल भी देख सकते हो 30 FPS वीडियो, यानी कि इसका मतलब है कि 30 इमेज पर सेकेंड। ठीक है, कि 1 सेकेंड में 30 इमेज होगा। प्रत्येक फ्रेम जो है वो बाइनरी के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा, जैसे कि इमेज डेटा में हुआ था। ठीक है, तो इसका भी कुछ अपना फॉर्मेट है वीडियो डेटा का भी। तो उसमें से सबसे पहला है AVI, यानी कि ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट है MP4, आप सुने होंगे MP4 का। फिर MPG होता है और 3GP। 3GP काफ़ी पहले चलता था छोटा वाला फ़ोन में, तो वहाँ पे 3GP ही सपोर्ट करता था। तो ये सारा फॉर्मेट है, और भी इसके अलावा भी है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से। इसके लिए ये 4 है, तो आपके लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर सिंबॉलिक डेटा। तो इस स्लाइड पर सिंबॉलिक डेटा, सिंबॉलिक डेटा क्या है कि वो डेटा जो सिंबल से रिप्रेजेंट होता हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, एंड हो गया, ये सारा का सारा डेटा जो है सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये सारा का सारा डेटा कैरेक्टर के तरह ही रिप्रेजेंट होगा, स्काई कोड में और यूनिकोड में। हर सिंबल का अपना एक स्काई कोड होता है, यूनिकोड होता है। ठीक है, उसके थ्रू ही रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है हाउ डेटा इज स्टोर इन मेमोरी, यानी कि मेमोरी में कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है कि मेमोरी जो है डिवाइड कर देता है स्मॉल यूनिट में, और उसी को बोलते हैं बाइट। यानी कि देखा जाए तो 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है ईच बाइट हैज ए यूनिक एड्रेस, प्रत्येक बाइट के पास अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। नेक्स्ट है कंपाइलर डिसाइड्स हाउ मेनी बाइट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच डेटा टाइप, यानी कि कंपाइलर ये चीज़ डिसाइड करता है कि किसी भी डेटा टाइप को कितना बाइट मेमोरी स्पेस मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम 32 बिट का बात करें तो 32 बिट सिस्टम के लिए तो इंट टाइप का यदि डेटा है तो उन्हें हम 2 बाइट, उन्हें जो है कंपाइलर 2 बाइट प्रोवाइड करवाता। ठीक है, यदि फ्लोट टाइप का है तो उनको कंपाइलर 4 बाइट में स्टोर करवाता है किसी भी डेटा को। ठीक है, यदि कैर टाइप का है कोई भी तो उसे 1 बाइट मिलता है। ये सभी का अपना अपना साइज है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी हम इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है डेटा स्टोर सिक्वेंसली इन रैम। रैम जो है, रैम रोम आपको पता होगा, रैम में जो है सिक्वेंसली डेटा को स्टोर करने का काम करता है। यानी कि इस टाइप का यदि हमारा मेमोरी है तो इसमें सबसे पहले यहाँ पाएगा, फिर यहाँ पाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यानी कि एक लाइन से सीक्वेंस में स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, यानी कि इंटीजर का किस तरीका से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझेंगे इस स्लाइड पे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर में क्या होता है कि इन ए कंप्यूटर सिस्टम जो भी हमारा इंटीजर रहता है, जो भी नंबर रहता है, वो रिप्रेजेंट होता है बाइनरी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो बाइनरी के फॉर्म में, यानी कि 1 और 0 के फॉर्म में। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीका से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी नंबर को। बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन, तो बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन जो है ये 2 तरीका से होगा। यदि आपके पास पॉजिटिव नंबर है, यदि हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये होगा अनसाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अनसाइन रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा है यदि हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव
और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव को इस तरीक़ा से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर है, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, तो इसके लिए हम साइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये साइन रिप्रेजेंटेशन में आएगा। ये जो साइन रिप्रेजेंटेशन है ये भी 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है उसमें से साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है इनमें से वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और तीसरा होता है टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीका से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अनसाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ये जैसे इसमें साइन से कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे हम साइन का यदि हम जो बात कर रहे हैं वो है यदि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए हम यूज करते हैं 0, यदि नेगेटिव नंबर है तो उसके लिए हम यूज करते हैं 1। तो ये तभी से जो हम साइन साइन बोल रहे थे वो यही चीज़ है। यदि हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो वो 0 से रिप्रेजेंट होगा, लास्ट में मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू को 0 लिखेंगे, और जो यदि नेगेटिव है तो वो 1 से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे। तो अनसाइन रिप्रेजेंटेशन जो है ये जैसे बाइनरी नंबर है वो सेम टू सेम हो जाएगा। सपोज दैट कि +9 है, ये नेगेटिव नंबर को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं, तो +9 है तो इसका यदि हम बाइनरी नंबर लिखें तो हो जाएगा 1001। तो ये हो गया हमारा 9 का बाइनरी नंबर। अब ये कैसे लिख सकते हैं, आपको कई बार पहले भी हम ट्रिक बता चुके हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखना। यदि हम 8 बिट का बात करें तो ये 4 हो गया और लास्ट का 4 डिजिट भी 0 बैठ जाएगा। ये जो लास्ट वाला टर्म है ये है हमारा साइन वाला, ठीक है। इसको MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, ठीक है। तो इस तरीका से रिप्रेजेंट होता है अनसाइन रिप्रेजेंटेशन में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम साइन मैग्नीट्यूड में किस तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी इंटीजर वैल्यू को, और वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे और टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे। तो एक एक करके हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लिखते हैं साइन मैग्नीट्यूड को किस तरीका से करना है, ठीक है। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपको बताए हुए हैं कि यदि पॉजिटिव नंबर है तो उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि नेगेटिव नंबर है तो उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं इनको। सपोज दैट हमारे पास एक 9 है, पॉजिटिव नंबर है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, ये होगा बाइनरी के फॉर्म में ही। तो 9 का हमें यदि बाइनरी नंबर लिखना है तो आपको पहले भी ट्रिक एक बता चुका है, ये इस तरह का 1 2 4 8, यदि 16 लिखना है तो 16 भी। तो इस तरीका से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि 1 और 8 दोनों को मिला करके 9 हो जाएगा। तो इन दोनों के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे, रिमेनिंग पे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीका से सपोज दैट कि हम जो है 8 बिट पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 8 बिट पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको 9 को, तो हमें 8 नंबर ऑफ बॉक्स बना लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बिट का। अब जो ये जो है 1 यहाँ पर आ जाएगा ये वाले बॉक्स में, 0 0 1, बाकी रिमेनिंग जो भी है वहाँ पे 0 फिल हो जाएगा। और ये जो है इसे बोलते हैं, ये वाला बॉक्स इसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पे जो है साइन वाला रहता है, साइन वाला, यानी कि यदि पॉजिटिव है तो 0 आएगा, यदि नेगेटिव है तो 1 आएगा यहाँ पे। तो हमारा ये जो 9 जो है ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग बॉक्स में 0 फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि हम यहीं पे नेगेटिव 9 का रिप्रेजेंट करने के लिए बात करें तो यहाँ पर भी 8 बिट यूज करते हैं। तो 8 बिट के लिए हम 8 बॉक्स बना लेते हैं ताकि अलग डिफ्रेंशिएट होकर के दिखे। 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बन गया। अब 9 का जो बाइनरी होगा सेम टू सेम होगा, यही होगा, तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है।
बट लास्ट में ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, जो साइन वाला जो बीट है, यहाँ पे ये 0 का बदला 1 आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग जगह सेम रहेगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ तक जो रियल नंबर था यानी कि जो 9 था उसका बाइनरी आ जाएगा, इसमें भी यहाँ तक बाइनरी आ जाएगा, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम साइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन किस तरीक़ा से कर सकते हैं। आप खुद से भी एग्जांपल लेकर के, जैसे कि 10 हो गया, 12 हो गया, ये आप एग्जांपल लेकर के HW की तरह आप काम कर सकते हो इस पर। ठीक है, 10, 12 पर आप करके रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम वंस कम्प्लीमेंट को समझते हैं कि किस तरीक़ा से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वंस कम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, वंस कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी वही सीन है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पॉजिटिव को जो है हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव जो है उसे हम 1 के लिए करते हैं। ठीक है, तो वंस कम्प्लीमेंट में क्या होता है कि यदि हम पॉजिटिव नंबर है, एग्जांपल के तौर पे यदि हम ले 9 को ही लेकर चलते हैं, यदि ये पॉजिटिव है तो ये नॉर्मल बाइनरी के तरह ही रिप्रेजेंट होगा, नॉर्मल बाइनरी के तरह, नॉर्मल बाइनरी नंबर जो भी होगा 9 का उस तरह से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, वंस कम्प्लीमेंट में यदि ये निगेटिव है तो जो भी इसका नॉर्मल बाइनरी होगा यानी कि 1 0 0 1 इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 0 1 1 0 ये हो जाएगा -9 का वंस कम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है, तो अब टूज कम्प्लीमेंट समझते हैं, टूज कम्प्लीमेंट कैसे होगा वो समझते हैं। ठीक है, टूज कम्प्लीमेंट, तो टूज कम्प्लीमेंट में जो है, जो हमारा जो पॉजिटिव नंबर रहेगा, पॉजिटिव सपोज दैट 9 ही है एग्जांपल के तौर पे, तो पॉजिटिव है, ये नॉर्मल जो हमारा बाइनरी होता है, नॉर्मल बाइनरी उसी की तरह होता है। ठीक है, और यदि निगेटिव नंबर है तो इसमें क्या होता है कि जो भी नॉर्मल बाइनरी है उसका पहले इन्वर्स करते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं। तो पहले हम 9 का जो नॉर्मल बाइनरी होगा वो हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब इसका हम इन्वर्स करेंगे, यानी कि ये हमारा फर्स्ट कम्प्लीमेंट हो गया, फर्स्ट कम्प्लीमेंट हुआ। अब इसका हम इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स बोलो या कम्प्लीमेंट बोलो सेम ही है, प्रत्येक डिजिट का हम कम्प्लीमेंट कर लेंगे, यानी कि 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में ये जो हमारा इन्वर्स वाला वैल्यू है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप ये हो गया। फर्स्ट में क्या है कि जो भी हमारा जो नंबर रहेगा इंटीजर नंबर उसका हम नॉर्मल बाइनरी नंबर लिख लेंगे, देन उसका इन्वर्स करेंगे सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में जो भी हमारा इन्वर्स वाला वैल्यू है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट पे। ये जो सबसे पहले जो आता है उससे बोलते हैं LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट, LEAST, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ठीक है, ऐसा जो 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा टूज कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट ऑफ -9। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीक़ा से हम इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट और साइन। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। आई होप आपको रियल नंबर पता होगा क्या होता है, कि रियल नंबर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो इन दोनों नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है रियल नंबर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का बात की जाए
तो हम दो तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर को। तो उसमें से पहला है एक फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एक तो ये हमारे पास तरीका है जिससे हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, क्या होता है कि हमारा जो भी नंबर रहता है, सपोज दैट कि हमारे पास एक डेसिमल वाला नंबर है 25.25 है, 25 है, ठीक है। तो यदि हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो हमारा इस तरीका से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक जो ये वाला जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, यानी कि ये साइन के लिए फिक्स रहता है 1 बीट, ठीक है। 1 बीट तो ये तो पहले से रिजर्व रहता है, और इधर से जो 8 बीट है यानी कि 0 से लेकर के 7 तक ये रहता है फ्रैक्शनल वाले पार्ट के लिए, इनके लिए रहता है ये वाला, ठीक है। और रिमेनिंग ये जो बचा, और ये 31 और ये 30 और 7 से लेकर के ये जो 30 तक बचा हुआ है यानी कि 23 बीट, ये 23 बीट जो है ये रहेगा हमारा मेन पार्ट के लिए, इसके लिए ये वाला है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इमेजिन किया जाता है कि पॉइंट यहाँ पे है और इधर फ्रैक्शनल वाला पार्ट आ रहा है, इधर विदाउट फ्रैक्शनल वाला पार्ट आ रहा है, तो इसमें फिक्स रहता है हमारा पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यदि ये लार्ज भी है 25, सपोज दैट कि ये 8 बीट से लार्ज है, इसका नंबर ऑफ बीट ज़्यादा बीट ले रहा है रिप्रेजेंट करने में, फिर भी इसको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इस तरीक़ा से हम फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को समझ सकते हैं, और आप खुद से भी इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ठीक है। आपको एक HW दे रहे हैं हम, ये रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन किस तरीक़ा से करना है, थोड़ा बहुत हम आपको हिंट दे दिए हैं। आप इन चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना, ठीक है। खुद से भी एक्सप्लोर करना चाहिए, तब आपका माइंड का जो IQ है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमारा जो ये फिक्स नहीं रहता है, इसमें ये थोड़ा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसमें फिक्स नहीं रहता है, इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को रिप्रेजेंट, ये दोनों टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर में, आप इन चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना, ठीक है, और कमेंट्स में ज़रूर बताना इन दोनों का, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डेटा रिप्रेजेंटेशन का, तो ये है रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर का, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीक़ा से कैरेक्टर को। एक तो है स्काई कोड के हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा है यूनिकोड के हेल्प से, ठीक है। तो इन दोनों के हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये स्काई कोड है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्काई कोड के बारे में, यूनिकोड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो स्काई कोड क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर का अपना एक स्पेशल स्काई कोड होता है। जैसे कि यदि हम 65 का यदि हम ए का बात करें, कैपिटल ए का, तो उसका 65 होता। यदि हम स्मॉल ए का बात करें तो उसका स्काई कोड होता 97। यदि हम 0 का बात करें तो इसका होता 48। अब इसी में यदि हम 1 का चाहिए तो एक इंक्रीज कर देंगे, 49 हो जाएगा स्काई कोड। यदि 2 का चाहिए तो 50 हो जाएगा। इस तरीक़ा से इंक्रीज करते जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी है, यदि कैपिटल बी का चाहिए तो 66 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस तरीक़ा से हर एक कैरेक्टर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्काई कोड के हेल्प से। बट इसमें क्या है कि ये एक दिक्कत था कि ये 7 बीट तक के लिए ही वैलिड था, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकता था 7 बीट। और इसका रेंज जो है वो 0 to 127 यानी कि 128 कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर सकता है स्काई कोड। जबकि यूनिकोड जो है इससे ज़्यादा, एक तरह से स्काई कोड का जो है एक्सटेंसिव वर्जन है। ये जो है 200 से लेकर के 255 तक के रेंज तक के कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी कि टोटल जो है ये 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यूनिकोड स्काई कोड। तो इस तरीक़ा से हम एक एक कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर। यदि आपको इससे भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए डीप में तो आप खुद से एक्सप्लोर करो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो ऑनलाइन, ठीक है, तब समझ में आएगा किस तरीक़ा से कैसे काम कर रहा है।
और दो है आप कैरेक्टर को भी अपने खुद से एक्सप्लोर करना और रियल नंबर को भी किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप खुद से एक्सप्लोर करना, ये दोनों चीज़। और कमेंट्स में आप ज़रूर बताना, ठीक है, कि कैसे होता है। हम बताने के लिए तो हम बता सकते हैं, बट ये हम नहीं चाहते हैं कि आप टोटली टीचर पे ही डिपेंड रहो। खुद से भी कुछ न कुछ सर्च करो, तब जा करके आपका माइंड खुलेगा, न्यू थिंग्स आप सोच पाओगे, लॉजिक भी आपका बिल्ट होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही है। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर द एंड हो चुका। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग द वीडियो। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अपडेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।